गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का गणित की कक्षा में। इसके पहले लेक्चर में कल हम लोगों ने देखा था चर, अचर, बीजीय व्यंजक, एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय, त्रिपदीय व्यंजक और क्या देखा था? सजातीय पद, विजातीय पद। कल इन सब का रिवीजन किया था जो कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था गणितीय कथन। उसके बाद किसी भी रेखीय समीकरण को हल करने की त्रुटि एवं प्रयत्न विधि। ठीक है। अब इसके बाद रेखीय समीकरण भी दिखा था कि रेखीय समीकरण क्या होता है? ऐसे समीकरण जिससे चर की घात एक हो। ऐसे समीकरण जिसमें चर की घात एक हो। और त्रुटि एवं प्रयत्न विधि में देखा था कि आप x का मान अलग अलग रखकर हम किसी x के विशिष्ट मान के लिए समीकरण संतुष्ट होता था। ये जो था आपके पास। ठीक है। अब इसी रेखीय समीकरण को हल करने के हम लोग क्या देखेंगे? उपयुक्त विधि। चलो, अब यहाँ पे हम समीकरण को इस तरह से भी देख सकते हैं। आप लोगों ने तराजू देखा होगा बेटा, है ना? तराजू में, हाँ जी, तराजू देखा होगा बेटा। ठीक है। तराजू में दो तराजू होते हैं। ठीक है। अब इसके में क्या होते हैं? ठीक। अब इसमें हम एक साइड तो रखते हैं बाट, एक साइड क्या रखते हैं? बाट। इस साइड क्या रखते हैं? एक साइड वस्तु रखते हैं। बाट के बारे में हमें क्या बाट पता होगा? क्या होता है? क्या होता है? किलो। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, यही तो होते हैं। तो बाट को हम लोग क्या कह सकते हैं? ये ज्ञात राशि है, यानी इसका हमें मान पता होता है कि हमें 1 किलो सामान चाहिए, 2 किलो सामान चाहिए या फिर आधा किलो चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इसका मान हमें ज्ञात होता है। ठीक। दूसरे में क्या होता है आपके पास? अज्ञात। क्या होता है? अज्ञात। यानी यहाँ पे हम लोग अज्ञात सामान रखते हैं। मान लो अगर आपको कोई सामान खरीदना है, क्या खरीदा जाए? चलो आलू खरीद लेते हैं, चलो चीनी खरीद लेते हैं, चलो चीनी खरीद लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे आपने 1 किलो चीनी खरीदनी है, 1 केजी का बाट यहाँ रखा और यहाँ पे हमने क्या किया? चीनी को जब तौलते हैं तो हम इसको कम ज्यादा करते नहीं करते हैं? ज्ञात होता नहीं, यानी हमें क्या चाहिए? चीनी इस 1 किलो के बराबर चाहिए। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही है ना भाई? हमें क्या है? इसको हम कुछ कम या कुछ ज्यादा करके 1 किलो के बराबर लेकर आते हैं। आप बिल्कुल सामने देखिए, समझने का प्रयास करिए। अब इसी पर आधारित हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं। चलो इसी का ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं? हमने 2 तराजू ही लिए हैं। यहाँ पे हमने अज्ञात राशि x रखी है और यहाँ पे ज्ञात राशि 9 रखी है। दो पलटे थे, एक पे x रखा है, दूसरे पे 9 रखा है। जब ऐसा रखा है तब ये दोनों क्या हो गया? ये इसकी डंडी होती है कि क्षैतिज जानी चाहिए ना, बराबर होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। तो होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? चलो, पहला केस तो ये दिख गया आपको। अब दूसरे केस में क्या है बेटा? आप देख लो आराम से। मान लो यहां पे हमने 3 बढ़ा दिया है, यहां पे हमने x + 3 कर दिया है, तो क्या हो जाएगा? ये झुक जाएगा। झुकेगा नहीं झुकेगा? जब ये झुकेगा तो डंडी कुछ ऐसी हो जाएगी आपकी, टेढ़ी हो जाएगी। तो ऐसे हो जाएगा। यहां पे कितना था? 9 ही तो था यहां पे आपके पास। बैठ नहीं पा रहे हो, सामने देखने की हो रही है। यहां पे ऐसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बहुत ध्यान देखिएगा बिल्कुल। हम यहां पे क्या है? समीकरण की बात हो रही है। इसको आप ले सकते हो बायां पक्ष, दायां पक्ष। ऐसा है कि नहीं है? बायां पक्ष, और इसमें हमने कल देखा था बायां पक्ष और दायां पक्ष।
हमने क्या किया, बाएं पक्ष में अगर +3 किया है तो ये भारी हो जाएगा, तो ये झुक जाएगा ऐसे। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हाँ इधर क्या करना पड़ेगा, क्या चीज, हाँ चलो चीनी डालेंगे यहाँ पे। अब चीनी से बाहर निकल आइए, अब गणित में आ जाइए। जब हमने संख्या 3 यहाँ पे जोड़ी है तो मुझे यहाँ भी 3 इकाई बढ़ानी पड़ेगी, तभी ना बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे x बराबर 9 था पहले, x पर और 9 बराबर था, तभी ना ये इसकी डंडी ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, हॉरिजॉन्टल आ रही थी, है ना। ठीक है, चलो ये इतना हो गया। अब इसके बाद क्या देखो, इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, x +3 यहां था, यहां भी हम 9 + 3 कर देंगे। हमने 3 ऐड किया है, तो हम अगर बाएं पक्ष में या बाएं तराजू में 3 ऐड कर रहे हैं तो दाएं में भी हम जब 3 ऐड करेंगे तो फिर से ये बराबर हो जाएगा। यहां से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि अगर आप किसी भी एक साइड, किसी भी एक तराजू में, किसी भी एक पक्ष में आप अगर 3 ऐड कर रहे हो तो दूसरे पक्ष में भी 3 ऐड करना होगा, तभी समीकरण बराबर रहेगी या तराजू की डंडी हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रहेगी। सही है, हमने जोड़ने की प्रक्रिया देख लिया है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, को हल करने की उपयुक्त विधि, हल करने की उपयुक्त विधि। अब इसी पर आधारित हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये पहला देख लिया हमने, 3 ऐड किया है। दूसरे में क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास x बराबर 9 है, आपने x में से मान लीजिए 5 घटाया है, तो क्या करेंगे, अब ये तो क्या करेंगे, 5 अगर आपने बाएं पक्ष से घटाया है तो 5 आप दाएं पक्ष से भी घटाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपने 5 बाएं पक्ष से घटाया है तो 5 आप दाएं पक्ष से भी घटाओगे, तभी ये बराबर रहेगा। समझ में आया? और क्या कर सकते हैं, तीसरे में मान लो x बराबर 9 है और मान लीजिए आपने x को अगर 3 से गुणा किया है तो दाएं पक्ष में भी हम 3 से इसको गुणा करेंगे, तभी ये बराबर रहेगा। चौथे में क्या है आपके पास, मान लीजिए आपने भाग किया है, किसी संख्या से इसको भाग किया, किससे भाग कर दें, चलो 4 से भाग कर दिया। आपने जब बाएं पक्ष में 4 से भाग किया है तो दाएं पक्ष में भी 4 से भाग करेंगे, यही आपकी उपयुक्त विधि है। मतलब क्या, मतलब क्या, उपयुक्त विधि में अगर आपने किसी भी एक पक्ष में कोई भी संख्या जोड़ी है, जो मैं इसमें किया था, ठीक है, या आपने घटाया है, या आपने घटाया है तो दोनों पक्ष से घटाना पड़ेगा, या आपने मल्टीप्लाई किया है, गुणा किया है किसी एक संख्या से, उसी संख्या से दूसरे पक्ष में भी गुणा करना पड़ेगा। अगर आपने किसी एक संख्या से भाग किया है तो उसी संख्या से दूसरे पक्ष में भी भाग करना पड़ेगा, यही आपकी उपयुक्त विधि है, यही आपकी उपयुक्त विधि है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं बेटा, किसी भी समीकरण में समीकरण के, अरे यार ये चौका जाएंगे, दोनों पक्षों में, पक्ष कौन से हो जाएंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष में किसी संख्या को
जोड़ने पर या घटाने पर या गुणा करने पर या किसी शून्येतर संख्या से। शून्येतर मतलब क्या होता है? शून्येतर, शून्य छोड़कर, शून्य को छोड़कर कोई भी धनात्मक संख्या हो या फिर ऋणात्मक हो संख्या से भाग करने पर क्या हो जाएगा? समीकरण का मान अपरिवर्तित रहता है, समीकरण नहीं बदलता है। समीकरण अपरिवर्तित मतलब नहीं बदलना, अपरिवर्तित रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आगे बहुत काम आएगा, ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। सही है कि आप कोई भी संख्या ऐड करो, चाहे माइनस करो, किसी भी संख्या से गुणा करो, किसी भी संख्या से दोनों पक्ष में भाग करोगे शून्य छोड़कर, तो समीकरण वही का वही रहता है, बिल्कुल उसमें परिवर्तन नहीं होता है। सही है, चलो इस पर हम एक उदाहरण देख लेते हैं। अगर हम इस पर एक उदाहरण देखें तो क्या हो जाएगा? मान लो अगर आपके पास मान लो x + 7 बराबर 15 है, x + 7 बराबर 15। अब इसे कैसे हल करेंगे? हमने क्या कहा था? x का मान निकालना है, इसमें x का मान निकालना है। तो इस केस में क्या होगा? जब x का मान निकालना है तो x के साथ जो भी संख्या होगी उसको हमें हटाना पड़ेगा, हमें x को अकेला करना पड़ेगा, चर को अकेला करना पड़ेगा। अब 7 को हटाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 7 घटा दीजिए, 7 घटा दीजिए बाएं पक्ष से। जब आपने बाएं पक्ष से घटाया है तो दाएं पक्ष में भी आप 7 घटाओगे, दाएं पक्ष में भी आप 7 घटाओगे तो कितना? ये x हट जाएगा, क्या x बराबर 8 हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा। यह है समझ में कि हमें x का मान निकालना था, x में +7 था तो हमने क्या, 7 प्लस होगा तो हमने x को 7 माइनस कर दिया, तो 7 में 7 जाएगा, शून्य बचेगा। 7 में से 7 घटाएंगे तो शून्य ही तो बचता है, और शून्य को जब तुम x में जोड़ोगे तो x ही रहेगा, शून्य को x में जोड़ोगे तो x ही रहेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे? धन्यवाद, 8। ये समझ में आ गया है? ये समझ में आ गया है? आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अरे बस समझ लीजिए इसको, आप लिख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप समझिए। अब देखो यहाँ पे मान लो, अब यहाँ पे x - 7 बराबर 15 है, तो क्या करेंगे इसमें? x - 7 बराबर 15। अब क्या करेंगे इसमें? हाँ, हमें क्या करना है इसमें भी? हमें फिर से x का मान निकालना है। क्या करना है? x का मान। अब यहाँ पे अगर x माइनस चिन्ह के साथ है तो इस 7 को हटाने के लिए हम +7 कर देंगे। इसमें क्या करेंगे? +7 कर देंगे। अब जब हमने एक पक्ष में +7 किया है तो दूसरे पक्ष में भी हम +7 करेंगे। अब 7 में से 7 जाएगा तो फिर से हमें कैंसिल कर सकते हैं, या हट जाएगा। ये x कितना आ जाएगा? 15 और 7 22। सही है? हमने क्या देखा? एक उदाहरण देखा जोड़ने का, जब ये प्लस चिन्ह के साथ हमने घटाया था। दूसरा देखा जब हम इसमें से 7 घटा रहे थे तो हमने प्लस किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमें चर को बिल्कुल अकेला बनाना है, तभी ना हमें x का मान मिलेगा।
चर को अकेला बनाना है। चर को अलग अकेला बनाने के लिए उसके साथ में जो भी संख्याएं जुड़ रही होंगी, घट रही होंगी, गुणा हो रही होंगी, भाग हो रहे होंगे, सबको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, और अगर गुणा होगा तो क्या करेंगे इसमें, मान लीजिए यहाँ पे 5x लिखा है, 5x बराबर 15 है, x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे इसमें 5x का मतलब मैंने क्या बताया था, 5 गुणा x, गुणा का चिन्ह बीच में दिखता नहीं, ये बताया था नहीं बताया था भाई, प्लस होगा तो दिखेगा, माइनस होगा तो दिखेगा, लेकिन अगर यही गुणा होगा तो हम इसको आराम से 5x लिख देंगे। 5x मतलब ही होता है 5 गुना x के, जो पढ़ा था पहले भी इकाई 6 में। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे इसमें, अब इस 5 को हटाने के लिए गुणा हो रहा होगा तो इसको भाग कर देंगे, किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, उसी संख्या से तभी हटेगा ये 5 एकम 5। जब एक पक्ष में भाग करेंगे तो दूसरे पक्ष में 5 से भाग करेंगे, 5 दिया 15, ये हो जाएगा 5 एकम 5, x बराबर हो जाएगा ये 3। सही है। अब चौथा एग्जाम्पल ले लो, मान लो यहाँ पे x बटा 3 है बराबर 15 है। अब यहाँ x 3 से भाग हो रहा है, अब इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, x बटा 3 है, अगर यहाँ पे 3x को भाग कर रहा है, 3 को हटाने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे, क्या बनेगा, कटेगा 3 एकम 3 बराबर। अब जब यहाँ पे बाएं पक्ष में आपने 3 से गुणा किया है तो दाएं पक्ष में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे आपके पास, x बराबर 15 तिया 45। मुझे आशा है ये उपयुक्त समझ में आ रही होगी। चारों प्रकार के उदाहरण लेके मैंने समझा दिए हैं। एक बार आपने देखो माइनस किया है x को अकेला बनाने के लिए, एक बार आपने प्लस किया है x का मान ज्ञात करने के लिए, एक बार आपने 5x को भाग किया है 5 से। जो संख्या हटानी है, जो संख्या हटानी है वही संख्या या तो घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं या उससे भाग दे रहे हैं या उसी से गुणा कर रहे हैं। इतनी चीज समझ में आ रहा है, इतनी चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये कौन सी विधि थी, ये कौन सी विधि थी, उपयुक्त विधि, रेखीय समीकरण को हल करने की उपयुक्त विधि। समझ में आ रहा है। इस पर आधारित प्रश्न लगाइए, रिवाइज करिए, कार्य पुस्तिका के प्रश्न करिए, बहुत अच्छे से रहिए। आशा है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।